to obtain an expression for electric field intensity on the equatorial line of a dipole. ओके तो कल हमने किया था कि डाइपोल जो है वो एक सिस्टम होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जिसमें जो लेंथ ऑफ डाइपोल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2a से और सेंटर ऑफ डाइपोल जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से. चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं पर चार्जेस की पोलैरिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है. एक चार्ज डाइपोल के अंदर पॉजिटिव होगा तो दूसरा चार्ज डाइपोल के अंदर नेगेटिव होगा. ओके और जो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस है दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल. अब हमें क्या करना है यहाँ पे एक इस एक्सियल लाइन जो है लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस दैट इज नोन एज एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल और इस एक्सियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइपोल के कारण कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट P ले लेंगे एक्सियल लाइन के ऊपर और वो पॉइंट P जो होगा वो एट डिस्टेंस R होगा. कहां से? सेंटर ऑफ द डाइपोल. अब हम पहले निकालेंगे पॉइंट P के ऊपर प्लस Q चार्ज जो कि पॉइंट A के ऊपर है, उसके कारण पॉइंट P के ऊपर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दूंगा EA और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q upon the distance between the charge and point of observation that is AP and is its square. और डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की रहती है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज इनवर्ड. तो यहां पे हम जो डायरेक्शन आएगी, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि क्या है EA है, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी चार्ज से आउटवर्ड होगी. इसलिए EA की डायरेक्शन को मैंने इस एरो से रिप्रेजेंट किया है जो कि क्या है, आउटवर्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट प्लस Q एट A which is equal to EA 1/4 pi epsilon naught Q upon AP square and its direction is along AP. Second, electric field at point P due to charge minus Q at B. I will represent this electric field as EB और मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्ज एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. तो ये डिस्टेंस क्या है BP. पर अब ये नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज होगी, इसलिए इसकी डायरेक्शन EB जो है उसको मैंने एरो इस तरफ रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो ये आ गई हमारी EB. ओके तो अलोंग PB लिखा है इसको. अब जो चार्ज आपने ध्यान रखना है, जो चार्ज नजदीक होगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और जो चार्ज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से दूर होगा उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड कम होगा. यानी कि बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी? ड्यू टू नियर बाई चार्ज कम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम किसका होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज क्या है, दूर है. तो यहां पे चार्ज जो है हमारा जो प्लस Q है जो पॉइंट A के ऊपर है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से नजदीक है. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम EA रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज माइनस Q एट पॉइंट B. ये जो चार्ज है इसने जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, क्योंकि ये चार्ज दूर है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, इसलिए मैग्नीट्यूड जो है EA का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मैग्नीट्यूड ऑफ EB. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें इन दोनों चार्जेस के कारण पॉइंट P के ऊपर निकालनी है तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी डिफरेंस ऑफ EA एंड EB. दोनों EA से हम EB को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के ऊपर आ जाएगी और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे E वेक्टर से. E वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहां पे डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ E दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EA माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ EB. हम दोनों EA और EB की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे
इक्वेशन 1 एंड 2 से। ओके, उसके बाद हम AP क्या है, R माइनस ए स्क्वेयर, AP इज R माइनस ए स्क्वेयर। ध्यान से देखेंगे आप, ये है हमारा AP, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक R, उसमें से हम क्या करेंगे, A को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा AP। ठीक है, तो AP आ गया, R माइनस ये पूरा R है, इसमें से हम इस डिस्टेंस A को माइनस कर देंगे, ये वाला डिस्टेंस क्या है, A है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया R माइनस A। दूसरी तरफ, अब दूसरा हमने क्या लिखना है, BP। BP क्या है, BP यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो A और उसके आगे ऐड कर देंगे उसमें R, तो A प्लस R होगा BP, A प्लस R होगा BP। BP इज इक्वल टू ये डिस्टेंस A प्लस ये डिस्टेंस R, और AP ये डिस्टेंस R माइनस ये डिस्टेंस A, तो ये आ जाएगा हमारे पास AP। तो इन दोनों को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू विल गेट AP की जगह आ गया R माइनस A का स्क्वायर, और BP की जगह आ गया हमारा R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लिया, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ गया। यहां पे हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो R माइनस ए स्क्वायर इंटू R प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा R प्लस ए स्क्वायर माइनस R माइनस ए स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, R प्लस ए का होल स्क्वायर खोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस, ओके, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। जब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये माइनस का था, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां से R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और नीचे हमारे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R माइनस ए इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर, और A माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, और इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहां आ गया 4AR, 2AR प्लस 2AR दैट इज 4AR। इस 4AR को हम ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 2, 4 को हम ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 2, ओके, AR, 2A इंटू दूसरा 2 और इंटू R। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है 2QA, तो ये वाला 2A इंटू Q ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस Q एट A एंड माइनस Q एट B will be E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P into 2R upon R square minus A square का whole square. So this is the net electric field at point P due to electric dipole on the axial line, on the axial line of the dipole. अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में E is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught P vector into 2R upon R square minus A square whole square. Okay. Here we are introducing minus sign because the direction of electric field and direction of electric dipole moment both are opposite. Direction of electric field is always from positive charge to negative charge, while the direction of the electric dipole moment is always from negative charge to positive charge. That's why here we are using minus sign. अब इसके आ जाते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में कि अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ डाइपोल, इन दैट केस R इज ग्रेटर देन A। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हम A स्क्वायर जो है उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास नीचे क्या रह जाएगा, A स्क्वायर। अगर इस एक्सप्रेशन में हम निगलेक्ट कर देंगे तो A यहां से हट जाएगा यहां पे, तो R स्क्वायर का स्क्वायर मींस R रेज टू पावर 4। एक R से यहां, इस R से यहां नीचे का एक R कट जाएगा तो नीचे रह जाएगा R क्यूब, तो हमारे पास, और 2 से हमने ये 4, इस 2 से हमने ये 4 भी काट दिया, तो हमारे पास ये आ गया 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म will be minus 1 by 2 into P upon R cube,
ओके, तो ये आ गया -1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन R क्यू। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्पेशल केस क्या, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो सेंटर ऑफ डाइपोल पे है, मतलब R क्या है, 0 है, उस केस में हम R क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहां पे ऊपर भी हमारे पास उस इक्वेशन में R था वो 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। सेंटर ऑफ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालनी है उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है। इक्वेटोरियल लाइन विल बी द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन बट इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल। तो हमारे पास ये एक्सियल लाइन है जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डाइपोल को मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये कोई पॉइंट P है जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया। इस पॉइंट P के ऊपर इस डाइपोल के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अब पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे पॉइंट P के ऊपर, किस कारण, प्लस Q जो कि पॉइंट A के ऊपर है। फिर हम P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू चार्ज माइनस Q जो कि कहां पे है, पॉइंट B के ऊपर है। ओके, डाइपोल लेंथ जो है इस डाइपोल की वो है 2a। तो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट A, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा E से, और जो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस जो क्या है, AP है, तो AP मैग्नीट्यूड स्क्वायर, जिसको सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं AP स्क्वायर। अगर हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये A है, ये डिस्टेंस R है, ठीक है। तो हमारा ये जो डायगोनल आएगा, डायगोनल क्या होगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट। तो AP डिस्टेंस आ गया हमारे पास A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q जो हमारे पास फाइनली आई, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्योंकि जब हम इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, तो 1/2 और 2, इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पे रह जाएगी पावर सिर्फ 1, तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये इसको ले लेंगे इक्वेशन 1। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी और ये होगी, और जिसको मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है EA से, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी, और जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है EA से। अब दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट B। इसको मैं लिख रहा हूं EB, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सेम आएंगे दोनों, बस फर्क ये होगा कि ये माइनस Q माइनस चार्ज के कारण है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी चार्ज की तरफ को होगी, जैसा हमने पिछले एक्सप्रेशन में किया। माइनस Q चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है EB, तो इसकी डायरेक्शन चार्ज की तरफ होगी। मैंने इस एरो से इस EB को रिप्रेजेंट किया है यहां पे। हम देखें तो पॉइंट P दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, इसका मतलब पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड EA और EB दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पर एक की डायरेक्शन इधर को है, दूसरे की डायरेक्शन इधर को है, ठीक है। तो हम इसका नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और नेट रिजल्टेंट क्लियरली तो मैंने यहां पे लिखा है, EA मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू EB मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EA और EB एट पॉइंट P, दे विल हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। They will have horizontal and vertical components.
ओके, जो कि हमारे पास होंगे ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा, ई बी कॉस थीटा, ई बी साइन थीटा। अगर आप डायग्राम को देखें तो ये ईबी की डायरेक्शन ये है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। ये ई ए की डायरेक्शन है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। तो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास पॉइंट पी के ऊपर इन दोनों चार्जेस के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सम होगी किसका, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा का। तो net electric field at point P due to plus Q at A and minus Q at B will be the sum of EA cos theta plus EB cos theta. But magnitude EA और EB का सेम है, तो EA जो है वो EB के इक्वल है, तो हम इन दोनों EB की जगह मैं EA भी लिख सकता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा, जब मैं इस EB की जगह EA लिख दूंगा तो मैंने यहां लिख दिया E इसकी जगह EA, तो EA cos theta plus EA cos theta that is 2EA cos थीटा। बट E हमने कैलकुलेट किया था, तो E क्या आएगा, E को हमें कैलकुलेट करना है, तो E क्या आएगा, 2 वैसे आ गया, EA की वैल्यू हम पुट करेंगे तो EA हमने निकाला हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, cos थीटा। बट cos थीटा अगर हम यहां से कैलकुलेट करें, इस डायग्राम से अगर हम cos थीटा को फाइंड आउट करें, cos थीटा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, ए है, हाइपोटेन्यूज कितना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। तो मैं इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कॉस थीटा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। कॉस थीटा की जगह इस चीज को लिख दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा E is equal to 1/4 pi epsilon naught 2Q A square plus R square raised to power 1 into cos theta की जगह A upon A square plus R square raised to power 1/2। तो नीचे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 plus 1/2 आ जाएगा 3/2, तो A square plus R square raised to power 3/2, और यहाँ पे क्या है 2QA, और 2QA क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P तो 1 E is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon A square plus R square raised to power 3/2। और वेक्टर फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना होगा तो हमें यहाँ पे E के ऊपर भी वेक्टर लगाना है, P के ऊपर भी वेक्टर लगाना है, साथ में यहाँ पे माइनस साइन लगा देना है। माइनस साइन ये बताएगा कि हमारा जो E है और P है दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर electric field at a point on the equatorial line of an electric dipole. Both expressions are very important, इस साल एग्जाम में आ सकते हैं, इनको अच्छे से करना है, नहीं आएगा you can ask. नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है, obtain an expression for torque acting on a dipole placed in uniform electric field. तो कल हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डिस्कस किया था। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है विच इज कांस्टेंट एवरीवेयर, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से। तो ये इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस विच रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ रेड इंक, ये सारी क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड these are equidistant and these are representing uniform electric field. Okay, यहाँ पे positive charge, यहाँ पे negative charge, which shows that the direction of this electric field is from this side to this side. तो हमने क्या किया, एक डाइपोल लिया, उस डाइपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एंगल थीटा के ऊपर रख देंगे, और जैसे हम डाइपोल को यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इस डाइपोल के दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्सेस लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो
तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये डाइपोल इस तरफ को इस तरह रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो डाइपोल जो होता है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो रोटेट किस वजह से करता है, क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क लगता है और हमें वो टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो जो पहली फोर्स, जो चार्ज हमने एक डाइपोल लिया जिसमें प्लस क्यू चार्ज पॉइंट ए के ऊपर है, माइनस क्यू चार्ज पॉइंट बी के ऊपर है, और डाइपोल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है थीटा। डाइपोल की लेंथ है 2a। जैसे हम इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो चार्ज प्लस क्यू पॉइंट ए के ऊपर है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स विल बी क्यू ई। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो एफ ए इज इक्वल टू क्यू ई, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ई होगी। दूसरा जो चार्ज हमारा माइनस क्यू पॉइंट बी के ऊपर है उसके ऊपर भी फोर्स लगेगी। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पर फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट टू ई होगी। प्लस के कारण सिमिलर टू ई, माइनस के कारण ऑपोजिट टू ई। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है तो एफ ए और एफ बी दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एफ ए और एफ बी दोनों सेम। अब टॉर्क क्या होता है इन दोनों, ये दोनों फोर्सेस और इनके साथ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा हमारा ए के, जिसको मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो दोनों फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स, तो मैंने यहां पे ले ली एफ ए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया मेरा ए के। ठीक है, तो यहां पे हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो रहा है और साथ में परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो रहा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज करके कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है, वो रेशियो बनती है हमारी साइन थीटा। तो ए के अपॉन 2a, ए बी क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल, दैट इज 2a। यहां से हम ए के निकाल लेंगे 2a साइन थीटा। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, हम ए के की जगह हम यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। तो इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे 2qa, जो कि क्या ये आ गया, और साथ में e साइन थीटा, और 2qa क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, pe साइन थीटा आ जाएगा। और वेक्टर्स में हमें पता है a क्रॉस b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स a क्रॉस b। तो a क्या है, यहां पे p है, b क्या है, यहां पे e है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p क्रॉस e। p क्रॉस e। तो टॉर्क इन द फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज टाउ वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। और इन स्केलर फॉर्म अगर आपने लिखना है तो टाउ इज इक्वल टू p इंटू e इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द dipole moment and electric field. Theta is the angle between electric dipole moment and electric field. अब इसके स्पेशल केसेस हैं कि जब थीटा जीरो होगा, जब थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल है थीटा। थीटा जीरो कब होगा, जब ये डाइपोल ऐसे आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल जो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर थीटा इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन जीरो, और साइन जीरो होता है जीरो, तो उस केस में टॉर्क क्या होगा,
0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो उस केस में कोई भी टॉर्क जो है डाइपोल के ऊपर नहीं लगेगा, डाइपोल रोटेट नहीं करेगा। दूसरा स्पेशल केस है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डाइपोल हमने ऐसे रखा है वर्टिकल डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे हाथ की डायरेक्शन ये वाली है और डाइपोल को हमने ऐसे रखा है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, इस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री होता है 1। तो ये टॉर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया, इसकी जगह आ गया 1, तो टाउ इज इक्वल टू पीई। और इस टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टॉर्क। तो टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, जब दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच जो एंगल रहेगा वो 90 रहेगा, तो टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा। अब आगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा है कि आप कैलकुलेट करिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अगर हम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि उस डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा और टॉर्क क्या आएगा, पीई साइन थीटा। अभी क्लास डिस्कनेक्ट होगी, आपने रीज्वाइन करना है सभी ने, क्लास 12:30 तक चलेगी। ओ इंटीग्रेशन किसकी होगी, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होगी, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। माइनस को मैंने यहां लिख दिया, कॉस थीटा मैंने यहां लिख दिया। अब थीटा की जगह आ जाएगी हमारी अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है, थीटा 2, माइनस थीटा की जगह आ जाएगी हमारी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है, थीटा 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। और ये जो वर्क है W, ये स्टोर होगा इन द सिस्टम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क जो हुआ इन मूविंग द चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम वन पोजीशन थीटा 1 टू अनदर पोजीशन थीटा 2, और ये वर्क स्टोर होगा एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। Obtain an expression for electric field intensity on the axis of uniformly charged circular ring। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है जिसके कारण हमें इसकी एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। एक रिंग है जिसके कंप्लीट रिंग के ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और ये रिंग जो है ये इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर रिंग के सेंटर से जो लाइन पास कर रही है वो उसको हम एक्सिस बोलेंगे। इस एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि रिंग का जो ये वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है, यहां पे मैं दो लेंथ एलिमेंट ले लूंगा। लेंथ एलिमेंट क्या होंगे, डीएल होंगे। अगर पूरे रिंग के ऊपर चार्ज क्यू है तो इस छोटे से लेंथ एलिमेंट के ऊपर चार्ज होगा डी क्यू। तो दूसरा लेंथ एलिमेंट भी हमने डीएल लिया तो उसके ऊपर चार्ज होगा डी क्यू। अब हम इन दोनों चार्जेस के कारण, इस डी क्यू के कारण, इस डी क्यू के कारण कोई पॉइंट ले लेंगे जो कि एट अ डिस्टेंस आर होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमेशा डिस्टेंस आर पे लेते हैं, कहीं से भी हो, चाहे सेंटर ऑफ डाइपोल से हो चाहे सेंटर ऑफ रिंग से हो। तो ये आर डिस्टेंस पे हम पॉइंट पी ले लेंगे और ए जो है वो रेडियस है उस रिंग का। तो हम इस डीक्यू के कारण पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इस डीक्यू के कारण पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब जो पहला हमारा डीक्यू है इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको मैंने मान लिया डीई। छोटा सा लेंथ एलिमेंट है तो ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। उस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख रहा हूं डीई ए, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन AP स्क्वायर, यानी कि चार्ज का डिस्टेंस और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस। ऑलरेडी हम कर रहे हैं ऐसे ही। और इस DEA की डायरेक्शन जो रहेगी, जो ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये डायरेक्शन होगी इस DEA की, जो कि A पॉइंट के ऊपर चार्ज DQ प्रेजेंट है।
अब दूसरा हमारा लेंथ एलिमेंट है dq जो पॉइंट B के ऊपर है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के ऊपर प्रोड्यूस करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी, ये आ गया DEB। अब हमारे ये दोनों DEA और DEB इन दोनों के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे। तो DEB इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर को आ गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर को आ गया, और DEA इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर को आ गया और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे को आ गया। तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के ऊपर इन दोनों चार्जेस के कारण पॉइंट P के ऊपर जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों का सम, क्योंकि ये और ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड DEB और DEA के मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। ये डिस्टेंस a² प्लस r² अंडर रूट, ये डिस्टेंस भी a² प्लस r² अंडर रूट होगा। तो दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, सेम चार्जेस के कारण है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो DEA DEB के बराबर होगा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के ऊपर हमारी आएगी DEA cos थीटा प्लस DEB cos थीटा। तो हमने DEA भी निकाला, DEB भी निकाला, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी उसको हम लिखेंगे DE वेक्टर दैट का मैग्नीट्यूड, और वो DEA cos थीटा प्लस DEB cos थीटा आ जाएगी। अब मैग्नीट्यूड DEA और DEB सेम है, तो DEA की जगह मैं या DEB की जगह मैं DEA भी लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पे DEB की जगह क्या लिख दिया, DEA cos थीटा। तो मेरे पास जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 DEA cos थीटा। तो 2 वैसे रहने दिया, DEA की वैल्यू पुट की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन r² प्लस a², साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा। तो अगर हम उस डायग्राम के अंदर कोई भी ट्रायंगल ले ले, चाहे ऊपर वाली ले ले चाहे नीचे वाली ट्रायंगल ले ले, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा r है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा r² प्लस a² रेज टू पावर 1/2। तो इस यहाँ cos थीटा की जगह हमारे r अपॉन r² प्लस a² रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा। हम यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है, तो इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो r² प्लस a² रेज टू पावर 3/2। तो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ r आ गया, और नीचे दोनों कंबाइन हो गए, r² प्लस a² रेज टू पावर 3/2 आ जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रिंग के कारण निकालनी है, तो हम यहां पे लिमिट ले रहे हैं 0 to r, 0 to 2 पाई a। 2 पाई a इसलिए ले रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस जो होगी, क्योंकि रिंग जो है उसका रेडियस क्या है a है, तो उसकी सर्कमफ्रेंस जो होगी वो 2 पाई a होगी। तो हम रिंग इसके यहां से स्टार्ट करेंगे, वापिस हम यहीं पहुंचेंगे, तो यहां 0 पूरा घूम के आएंगे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2 पाई a डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 0 to 2 पाई a। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं हम, इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं कि छोटी सी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली किसी छोटे से एलिमेंट के कारण। अगर हमें कंप्लीट रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे उस रिंग की लेंथ के इक्वल जो है मुझे लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो रिंग की लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 2 पाई a होगी, इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। जैसे हम लेंथ एलिमेंट वाला जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कर रहे थे, वहां भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 0 to L अप्लाई करते थे, तो वैसे ही हम यहां पे कर रहे हैं। तो पूरे रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज 0 to 2 पाई a मैग्नीट्यूड ऑफ DE। ओके, अब इसमें DE की वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। DE की वैल्यू मैंने यहां पे मैं मिस कर गया हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा नहीं है मैंने, वो छूट गया मेरे से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये सारी चीजें कांस्टेंट आ गई। ओके, और लिमिट आएगी 0 to 2 पाई a dq। तो यहां पे ये लेंथ की लिमिट है, ओके, और यहां पे चार्ज है, तो इसके लिए हम इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते कि dq को इंटीग्रेशन q होगी और हम लिमिट अप्लाई कर दे, वो नहीं हो पाएगा।
तो हमें इस चार्ज को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लेंथ की फॉर्म में। ओके, तो उसको लेंथ की फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसके ये वे है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर लेंथ dl है तो चार्ज है dq, लेंथ 1 है तो चार्ज होगा dq अपॉन dl, और लेंथ अगर 2 पाई a है तो चार्ज होगा dq अपॉन dl इंटू 2 पाई a विच इज इक्वल टू q। तो हमें dq क्या आएगा हमारे पास, q अपॉन 2 पाई a इंटू dl। तो ये जो dq है इसकी जगह हम आगे लिख देंगे q अपॉन 2 पाई a इंटू dl। तो यहां dq की जगह मैंने लिख दिया q अपॉन 2 पाई a इंटू dl। अब q अपॉन 2 पाई a ये भी कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास ये सारी चीजें जो है वो बाहर आ जाएंगी। तो 2 इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में q अपॉन 2 पाई a ये भी इधर आ गया, और साथ में ये जो 1 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो भी यहाँ पे हमारा रेज टू पावर 3/2 वो भी यहाँ पे आ गया। और अब इंटीग्रेशन हम करेंगे सिर्फ इस dl की, तो dl की इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई a। और आपको पता है dl की इंटीग्रेशन होती है l, और बाकी चीजें सेम रहेंगी। l की जगह अब आप पुट कर दोगे अपर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई a, l की जगह आप पुट कर दोगे माइनस l की जगह पुट कर दोगे आप लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो l की जगह ये क्या आ गया हमारे पास 0। बाकी की सारी चीज जो है वो सेम रहेगी। अगर आप इसको सॉल्व करते हो देन यू विल गेट द रिजल्ट, एंड दैट रिजल्ट विल बी E is equal to 1 by 2 pi epsilon naught q into r upon a square plus r square raised to power 3/2। Page number 55। So which is the expression for electric field intensity at point P on the axis of circular ring carrying charge q having direction along CP। ये एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया, इस बार भी आ सकता है। आगे हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विच इज चैप्टर 3, पेज नंबर 56, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें अंडरस्टैंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। आपने +1 में पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में था कि किसी भी बॉडी को इन्फिनिटी से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जितना वर्क होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसी तरह से हम वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होती थी, हम अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहां पे हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मेरे पास ये कोई सोर्स चार्ज है, ये उसकी ग्रीन लाइन के अंदर क्या है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरे पास कोई चार्ज है टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, जो कहां पे बैठा हुआ है, इन्फिनिटी पे बैठा हुआ है। उस चार्ज को मुझे इन्फिनिटी से उठा के प्लस क्यू की ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। इस टेस्ट चार्ज को जो कि इन्फिनिटी के ऊपर है, इसको मुझे इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। तो उसमें जो वर्क होगा उस वर्क को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क हो रहा है किसको लाने के लिए, चार्ज को लाने के लिए। किस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को लाने के लिए। क्यू नॉट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क हो रहा है, कहां ला रहे हैं हम उसको, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये चार्ज जो होगा इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और हमने ये बात की थी कि टेस्ट चार्ज जो होता है बहुत छोटा होता है, तो इसको हम जबरदस्ती लेके आएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स। रिपल्शन होगी उसमें, तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम लेके आएंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वर्क अपॉन चार्ज। वर्क हो रहा है किसको लाने के लिए, क्यू नॉट को लाने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वर्क अपॉन चार्ज होगा।
यूनिट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स होते हैं वोल्ट। पोटेंशियल क्या था? V, वर्क के यूनिट होते हैं जूल, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। तो जूल अपॉन कूलम, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट। What is electric potential difference? What is electric potential difference? Electric potential और electric potential difference दो अलग चीजें हैं। हमने अभी बात की कि इन्फिनिटी के ऊपर कोई चार्ज था उस चार्ज को मैं लाया A के ऊपर, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया VA। ठीक है, उसी चार्ज को उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर लाया तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया VB। जो दूर है उसको वहां तक लाने के लिए वर्क ज्यादा होगा, जो नजदीक है वहां तक लाने के लिए वर्क कम होगा। तो वर्क डिफरेंट होगा, चार्ज सेम है तो पोटेंशियल भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। कोई पोटेंशियल बड़ा होगा जो ज्यादा दूरी पे है, जो ज्यादा डिस्टेंस जिसमें है वो वहां पे वर्क ज्यादा होगा तो वो पोटेंशियल बड़ा होगा। जो कम डिस्टेंस पे है उसके लिए वर्क कम होगा, वो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा? कम होगा। एक पोटेंशियल बड़ा है, दूसरा पोटेंशियल छोटा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा और उस पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर टू डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स inside an electric field, and electric potential is the amount of work done in bringing unit positive test charge from infinity to some point within the electric field। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू WAB, वर्क इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, दैट इज WAB अपॉन Q0। क्योंकि चार्ज क्या था? यहां से यहां आया, यहां से फिर वो यहां जाएगा, तो उसको हमने लिखा डेल्टा V इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0, और इसको हम लिख सकते हैं VB माइनस VA। ठीक है, और दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू WB, यहां पे AB है, यहां पे BA है अपॉन Q0, तो इसको लिखा VB माइनस VA, इसको लिखेंगे VA माइनस VB। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है ML2L माइनस 2, और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A इंटू टी, तो इसको हम लिखेंगे तो ML2T माइनस 3A रेज टू पावर माइनस 1। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड न्यूटन क्या होता है? व्हाट इज द, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, 1.5 मार्क्स का, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड न्यूटन? तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, एंड जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर, तो जूल को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं न्यूटन मीटर अपॉन सी। तो 1 वोल्ट क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स। बहुत बार 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार ये आता रहा है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है ये हमारा टॉपिक? ये बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं बाय नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव बाय नेचर। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारी डायग्राम है कि ये कोई चार्ज है जिसने क्या किया, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सर्कुलर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज।
मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई 2 पॉइंट ले लिए ए और बी। मैं कोई चार्ज लूंगा प्लस क्यू नॉट, इसको मैं मूव करूंगा ए से बी बाई पाथ एल, और इसको वापस लाऊंगा बी से ए बाई पाथ एल डैश। तो क्यू नॉट को मैंने मूव करना है कहां से, ए से बी, तो उस केस में वर्क जो होगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट विच इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, जिसको इक्वेशन 1 ले लिया, और क्यू नॉट को मैं मूव करूंगा बी से ए थ्रू पाथ एल डैश, तो वो होगा वी बी ए अपॉन क्यू नॉट दैट इज वी ए माइनस वी बी, जिसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट, तो यहां पे ये सारे के सारे कट जाएंगे, तो वर्क क्या आएगा हमारे पास 0। तो डब्ल्यू ए से बी फिर बी से ए अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं वो कंजर्वेटिव होती है बाय नेचर, या हम ये बोल सकते हैं प्रूव दैट वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। तो आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है। अगला हमारा टॉपिक है ऑब्टेन एन इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कि किसी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करिए। तो हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी होगा जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होती है जब कोई सोर्स चार्ज होगा। तो मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सर्कल से ड्रॉ करते थे, मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे सिंपली क्या कर रहा हूं, जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मैं सिर्फ उसी चार्ज को लिख रहा हूं। मैंने उस चार्ज को लिया है प्लस क्यू, जो कि पॉइंट सी के ऊपर है। इस चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, और किसी पॉइंट के ऊपर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। और मुझे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो मुझे किसी टेस्ट चार्ज को कहां से लाना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से उठा के जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है उस पॉइंट तक मुझे लाना पड़ेगा। और मुझे वहां इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा मैं वो वर्क लूंगा और वो चार्ज लूंगा, वर्क को चार्ज से डिवाइड करूंगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसको करने के लिए मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया एट पॉइंट सी, और मैंने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया सी से कितने डिस्टेंस पे है, आर पे है, और वो पाथ इन्फिनिटी से लेके पी तक जिस रास्ते से मुझे प्लस क्यू नॉट चार्ज को लाना है वो पाथ आ गया मेरा, ये वाला पाथ आ गया। और मैंने एक लेंथ एलिमेंट, इस पाथ का मैंने लेंथ एलिमेंट ले लिया dx, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, सी से एट डिस्टेंस x है। मैं इस छोटे से पाथ के लिए इन्फिनिटी तक तो मैं जा नहीं सकता, मैं उसके बीच का पाथ ले लूंगा, उसका पाथ का छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा dx, और मैं बोलूंगा b से a तक जाने के लिए जितना वर्क हुआ उस वर्क को मैं मान लूंगा dw। ओके, और फिर मैं पूरे डिस्टेंस के लिए लिमिट अप्लाई करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू वो आएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। पॉइंट P के ऊपर तो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और अगर आपको कहीं पे पोटेंशियल निकालना है तो वो जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो वो पोटेंशियल, वो पॉइंट जो है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है वो पॉइंट, तो आप वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं इस पॉइंट यहां पे जो है मैं ले लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करूंगा, जो आएगी मेरे पास 1/4 पाई E नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ये मैंने रिप्रेजेंट किया इस एरो से। अब जब ये प्लस क्यू नॉट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है, तो उस चार्ज के ऊपर लगेगी फोर्स F, क्योंकि ये चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है, ये चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है। दोनों चार्जेस जब
एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो यहां से जो फोर्स लगेगी वो आएगी F। तो E हमने पढ़ा हुआ है कि E इज इक्वल टू F अपॉन फोर्स पर यूनिट चार्ज, F अपॉन Q नॉट होता है। तो हम यहां से F निकाल लेंगे, दैट इज Q नॉट E आ गया मेरे पास। अब ये जो फोर्स है इसको मुझे जबरदस्ती लाना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव इसको आने नहीं देगा। तो मैं जो भी वर्क कर रहा हूं वो अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स है, मैं जो भी वर्क कर रहा हूं वो वर्क कैसा है, अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स। तो डी, अब थोड़ा सा वर्क बी से ए तक लाने के लिए ये डी डब्ल्यू होगा, इट इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की Q नॉट E, तो Q E इंटू डी एक्स। ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं यहां से, तो Q नॉट वैसे रहा, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया मेरे पास। तो W आ गया मेरे पास, W इज इक्वल टू टोटल वर्क निकालना है, तो कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहां पे ला रहे हैं, R से। तो हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो हम करेंगे सेंटर, जो भी हम जहां पे हमारा सोर्स चार्ज है। तो लिमिट जो लेंगे हम इन्फिनिटी टू R डी डब्ल्यू। ओके, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हम पीछे से उठाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट इन्फिनिटी टू R 1/x स्क्वायर dx। अब ये ध्यान से देखिए कैसे आया। हमारा dw क्या है, Q नॉट इंटू Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो dw की वैल्यू मैं वहां पे पुट करूंगा, तो टोटल जो वर्क आएगा, वर्क क्या होगा, इंटीग्रेशन किसकी, कहां से ला रहे हैं हम, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे ला रहे हैं, R पे ला रहे हैं, और साथ में किसकी इंटीग्रेशन, dw की। तो dw की जगह मैं dw की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये सारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होता है, तो इंटीग्रेशन होगी हमारी 1/x स्क्वायर इंटू dx। ओके, तो यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं 1/x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं x रेज टू पावर -2, और ये फॉर्मूला यूज करूंगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx विच इज इक्वल टू x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा n क्या है, -2 है, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो यहां पे -2 + 1 यानी -1, और -2 + 1 नीचे आ जाएगा एक -1, उस नीचे वाले माइनस को मैं यहां पे ले गया, तो मेरे पास क्या आया, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/x को मैं लिख सकता हूँ, x रेज टू -1 को लिख सकता हूँ मैं 1/x। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने इसको लिखा होगा 1/x, और 1/x की ओके। अब मैं यहां पे लिमिट्स अप्लाई कर दूंगा, तो x की जगह अपर लिमिट आ गई और -x की जगह लोअर लिमिट, तो वो ये आ गई मेरे पास। बाकी w इज इक्वल टू माइनस, वो वैसे ही चलेगा, Q नॉट अपॉन 1/4, और 1/इंफिनिटी होता है 0, तो 1/इंफिनिटी की जगह क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, उसको मैंने लिखा नहीं है, तो मेरे पास आया -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला सिर्फ 1/r। तो Q जो हमारा Q नॉट है, इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, W के नीचे ले जाऊंगा, तो Q नॉट मैं W के नीचे ले आया। ओके, और तो हमारे पास इस साइड क्या बचा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बचा, और नीचे एक R बचा। तो W अपॉन Q नॉट आपको पता होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या आ गया, V इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे या हम इसको नॉर्मली लिखेंगे, तो हमारे पास पोटेंशियल ये मेरे पास आ रहा है एक तरह से नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, तो पोटेंशियल जो होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R।
तो अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन में अगर आप देखें, जब आपने कूलम्स लॉ किया था तो कूलम्स लॉ में हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो जो हमारी फोर्स होती थी वो फोर्स आती थी F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मतलब उसमें दो चार्ज इन्वॉल्व होते थे अपॉन R स्क्वायर। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज, उसका एक्सप्रेशन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक्सप्रेशन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका एक्सप्रेशन अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो वो एक्सप्रेशन क्या आएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो फोर्स में ऊपर दो Q थे, नीचे दो R थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर एक Q था, नीचे दो R थे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऊपर एक Q है, नीचे एक R है। तो आप तीनों एक्सप्रेशंस को साथ में लिखिए और तीनों में कंपैरिजन कीजिए। और दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम तभी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो।